घर में मैं और माँ हम दोनों ही रहते थे। पापा को गए हुए 6 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी और शिक्षक होने के नाते वो दूसरे शहर में रहता था। आज ऑफिस की छुट्टी थी, इसीलिए मैं घर पर ही था और माँ बाजार गई हुई थी। थोड़ी देर बाद माँ घर आई, पर उसके साथ एक लड़की थी जो दिखने में सरल और सुंदर थी। शायद 17-18 साल की होगी। मुझे वो सीधी और गरीब लगी। मैंने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, अरे बाजार में केले के छिलके पर पैर पड़ने से फिसल कर मैं गिरने ही वाली थी कि उतने में इसने बचा लिया। इसका नाम रोली है, अनाथ है बेचारी। जवान लड़की का अकेली बाहर रहना मतलब उसकी जान को खतरे जैसा ही है। ये बहुत रो रही थी। मुझसे कहने लगी कि मैं आपके घर के सारे काम करूंगी और उसके बदले आप मुझे एक पैसा भी मत देना, बस मुझे आश्रय दे दो। इसीलिए मैं इसे घर ले आई। माँ की बात सुनकर मैं कुछ बोला तो नहीं, लेकिन एक अनजान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे सही नहीं लग रहा था। कुछ दिन बीते। वो लड़की घर का सारा काम करती थी। माँ को वो कोई काम करने नहीं देती थी। घर भी बहुत साफ सुथरा रखती थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ का अकेलापन दूर हो गया था। पहले मेरे ऑफिस के जाने के बाद माँ घर में अकेली ही रहती थी। माँ को रोली की आदत सी हो गई थी। हम दोनों की लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। कभी कभार अगर नज़र मिल गई तो वो नज़र नीचे कर लेती। एक दिन मैंने उसे पूजा घर में रोते हुए देखा। मैंने सोचा शायद उसे अपने माँ बाप की याद आ रही होगी। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि और कितने दिन इस अनजान लड़की को अपने घर में रखने वाली हो। इस पर माँ कहने लगी कि अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और आगे से मुझसे इस बारे में बात मत करना। रोली ने जैसे माँ का मन ही जीत लिया हो और वो घर के एक सदस्य की तरह बन गई थी। माँ ने कभी उसे काम वाली की नज़र से नहीं देखा। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जब उसे जांच किया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो हम दोनों सुन्न ही रह गए थे। इस बात पर विश्वास ही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। हम घर आए और उससे सच पूछने लगे। तब वो एक बार भी बिना हिचकिचाए बोली कि इन सब के लिए आपका बेटा जिम्मेदार है। मेरे होने वाले बच्चे का बाप आपका बेटा ही है। ये सुनकर तो मेरे और माँ के मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मैंने कभी तुमसे ठीक से बात तक नहीं की और तुम मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो। माँ ने मेरी तरफ देखा और माथे पर हाथ रखकर एक कोने में ही बैठ गई। मैंने कई बार माँ को कहा कि माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन माँ ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और उस लड़की की बातों में आ गई। माँ को कैसे समझाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कहाँ मैं उसे सीधी और गरीब समझ रहा था और कहाँ वो इतनी चालबाज निकली। माँ मेरी तरफ शक की नज़रों से देखे जा रही थी और मुझे अब डर लगने लगा था और मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर माँ को सच में लगने लगा कि मैंने ही ये सब किया है। एक बार माँ ने कहा था कि बाहर की दुनिया इस अकेली लड़की को जीने नहीं देगी और अब घर में मेरे ही बेटे ने उसके साथ ऐसा किया। माँ ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। उस लड़की के इतने घिनौने आरोप के कारण मेरा तो दिमाग चलना ही बंद हो गया था। कभी कभी मन में ख्याल आता कि कहीं उसने ये सब प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं किया। फिर लगता कि सीधे उसके पास जाकर उसी से पूछूं कि उसने ये सब किस लिए किया। 2 दिन बाद मैं उससे ये सब करने की वजह पूछने गया। वो किचन में काम कर रही थी। इतने में माँ ने मुझे आवाज़ लगाई। बहुत समय बाद माँ ने आवाज़ लगाई थी, इसीलिए मैं दौड़ा दौड़ा माँ की तरफ गया। माँ अभी भी गुस्से में ही थी। मुझसे कहने लगी कि आज शाम को तुम्हारी शादी है। किससे? जिस लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है उससे। इतना कहकर माँ वहाँ से तुरंत चली गई। ये सुनकर तो मानो किसी ने मेरे कानों में गरम तेल डाल दिया हो, ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुझे उस गलती की सजा मिलने जा रही थी जो गलती मैंने की ही नहीं। माँ मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी और शाम को जबरदस्ती मेरी शादी उस लड़की से करवा दी गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस तरीके से होगी। शादी होते ही मैं घर के बाहर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की को चाहिए क्या था। उसका ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए उसने मुझे मोहरा बनाया, या फिर वो किसी प्लानिंग के तहत हमारे घर में आई हो।
दिन भर ऐसे ही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। फिर रात को जब मैं घर पहुंचा और अपने कमरे में गया तो वो पहले से ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। उसे देख मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। मैं उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि माँ के संस्कारों की वजह से फिर पीछे हट गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। कभी मैंने तुमसे ढंग से ठीक से बात तक नहीं की और तुमने सीधे अपने पाप का भागीदार मुझे ही बना दिया। क्यों तुमने मुझे मेरी ही माँ की नज़रों में बुरा बनाया। ये सब सुनने के बाद वो गर्दन नीचे करके चुपचाप कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने ये सब किया और उस पर जवाब देने की जगह चुपचाप बैठी हुई थी। मैं उस पर जोर से चिल्लाकर बोला कि क्यों चुप हो तुम, कुछ तो बोलो। जिस पर वो ऐसा कुछ बोली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि आप मुझे कुछ भी कहो, मैं सुन लूँगी, लेकिन इस बच्चे को उसके जन्म के बाद तुम्हारे बड़े भाई के हवाले कर देना। बस बच्चे को पिता का प्यार वो ही दे सकते हैं। अब मेरा पारा और ज़्यादा चढ़ गया और कहा कि तुम पागल हो क्या? मुंह में जो आ रहा है बकती जा रही हो। कौन से जन्म का बदला ले रही हो हमसे? इन सब में मेरे भैया का क्या दोष है? हम सबको बर्बाद करने की ठान ली है क्या? माँ ने तुम पर दया दिखाते हुए तुम्हें घर में आश्रय दिया और उसके बदले तुम ये सब कर रही हो हमारे साथ। अब वो मुंह को ताला लगाने जैसी चुप होकर बैठ गई। मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया हो जैसे। वहाँ से मैं गैलरी में आ गया। ये सब चल क्या रहा है और इन सब के पीछे की वजह मुझे अब जाननी ही थी। मुझे अब खुद को निर्दोष भी तो साबित करना था। दूसरे दिन माँ के उठने से पहले ही मैं ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन मेरे मन में वही सब बातें चल रही थी जो उस लड़की ने बताई थी। सिर तो जैसे चकराने लगा था। मैं सोचने लगा, कहाँ मैं सोचता था कि किसी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की से शादी करूँगा और कहाँ किस्मत ने ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी जो खुद चरित्रहीन है। मैं ऑफिस से जब घर पहुँचा तो वो मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई। मेरा सिर वैसे ही फटा जा रहा था। मैंने वो पानी का गिलास लेकर बहुत जोर से जमीन पर पटक दिया। वो चुपचाप रहकर मेरी तरफ देखे जा रही थी। आवाज़ आने पर माँ सीधे ही कमरे में आ गई। फूटा हुआ गिलास देखकर माँ समझ गई, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे फिर से बाहर चली गई। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। उसे देखते ही मुझे चिढ़ सी होने लग जाती, और हो भी क्यों ना, उसी की वजह से मेरी माँ मुझसे दूर चली गई थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बाथरूम में चला गया और जब फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने मेरे लिए खाने की थाली लाकर रख दी थी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने वो थाली उठाकर बाहर वाले डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दी और वो ये सब देखे जा रही थी। शायद उसे लगता होगा कि ये सब करके वो मेरा दिल जीत लेगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो देखा वो कमरे में नहीं थी, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ। मैं सोचने लगा कि अगर ये खुद घर छोड़कर चली गई है तो अच्छा ही होगा। मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला तो देखा माँ नाश्ता कर रही थी। मैं जैसे ही सूट पहनकर ऑफिस के लिए निकला ही था कि वो मुझसे कहने लगी कि आपको नाश्ता किए बिना मैं जाने नहीं दूंगी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और चला गया। मेरा ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था। बार बार माँ का नाराज चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। ये बात मुझे सहन नहीं हो रही थी। माँ ने हम दोनों भाइयों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। शायद उसे लग रहा होगा कि मुझ में ही कहीं कमी रह गई, इसीलिए मेरे छोटे बेटे ने ऐसा कुछ किया। पर माँ को कैसे समझाऊं कि तुम्हारे दिए हुए संस्कार आज तक कायम हैं और आगे भी रहेंगे। मैंने माँ की वजह से रोली को इस घर में रहने दिया, वरना मेरा बस चलता तो कब का उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। मैं जैसे ही कपड़े बदलकर माँ के कमरे में जाने लगा, वो फिर सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि आप पहले खाना खा लो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सुनते ही माँ बाहर आ गई और कहने लगी कि खाना ना खाकर खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हो क्या? पहले ही तुम्हारी वजह से समाज में मेरी गर्दन नीचे हो चुकी है। मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे इस घर में कोई लड़ाई नहीं चाहिए, बाद में जो मर्जी करना। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये लड़की साफ साफ झूठ बोल रही है। इस बेचारी को ऐसा करके क्या मिलेगा? मैं अपनी माँ को हर तरह से समझाकर थक गया था और हार कर
माँ के पैर पकड़कर वहीं नीचे बैठ गया और जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी माफ़ी मांग रहा था। मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए थी, और माँ तो माँ ही होती है ना, जो अपने बच्चे की हर गलती माफ़ कर देती है। माँ रोने लग गई और रोते रोते मुझे गले से लगा लिया और बाद में हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना भी खाया। मेरी माँ दिल की बहुत उदार थी, लेकिन अपनी बात पर अटल रहने वाली एक निष्ठ स्त्री थी। इसीलिए मैंने माँ के सामने अपनी गर्दन नीचे कर ली। लेकिन मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं एक न एक दिन इस लड़की का सच माँ के सामने जरूर लाऊंगा और इसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। इसलिए अब चुप रहना ही बेहतर होगा और अब बच्चे के जन्म होने की राह देखनी है। मेरा मन अब शांत था, क्योंकि मेरी माँ मुझसे नाराज नहीं थी और पहले की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रही थी। मुझे अब बस उस लड़की का चेहरा माँ के सामने लाना था। लेकिन रोज रात में देखता था कि रोली रात में उठकर रोती रहती थी। शायद उसे किए हुए गुनाह की शर्म आ रही होगी, ऐसा मुझे लगता था। सुबह किचन में काम करते हुए मैंने उसकी तरफ देखा और सोचने लगा कि उसने इस मामले में भैया का नाम क्यों लिया। क्या सच में उसने ऐसा कुछ किया होगा? लेकिन वो तो भाभी से बहुत प्यार करते हैं और दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। फिर लगा कि इसका इरादा कहीं प्रॉपर्टी हड़पने का तो नहीं, और इसलिए ये ऐसे हमारे घर में आकर हम लोगों पर इल्जाम लगा रही हो। पर चाहे कुछ भी हो, वो मेरी माँ की भावनाओं के साथ तो खेल ही रही थी। कुछ महीनों बाद उसकी डिलीवरी हुई और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। माँ तो खुशी से झूम उठी थी, क्योंकि माँ को लग रहा था कि ये बच्चा मेरा ही है। लेकिन मैंने उस बच्चे को अपनी गोद तक में नहीं लिया था। मैं माँ और रोली को लेकर अस्पताल से घर पहुंचा। लेकिन दूसरे दिन मैं फिर से अस्पताल गया डीएनए रिपोर्ट लेने। दरअसल मैंने बिना किसी को बताए उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया था और देखा तो रिपोर्ट्स भी वही थी जो मैं इतने दिनों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ। मैं आज बहुत खुश था। रोली का तो मानो खेल ही अब खत्म होने वाला था। मैं तुरंत घर पहुंचा। देखा तो माँ माला कर रही थी। मैंने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ बोलता इससे पहले ही माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, ये बच्चा अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी पत्नी बहुत बड़े दिल की है, उसकी कदर करो। ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जो अपना बच्चा किसी और को दे देती हैं। माँ क्या कह रही थी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर इतना जरूर लगा कि अब रोली ने फिर कोई नया नाटक शुरू कर दिया था। माँ कहने लगी कि रोली ने अपना बच्चा तुम्हारे बड़े भाई को दे दिया है। ये सुनकर तो मैं सुन्न सा ही रह गया। माँ, मेरी ये रिपोर्ट्स तो देखो, इसमें साफ लिखा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम फिर से टेस्ट करवा लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये लड़की झूठी है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। माँ ने मेरी बात मानकर रिपोर्ट देखी और फिर रोली से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताना कि आखिर माजरा क्या है। रोली माँ के पैर पकड़कर रोने लगी और बोली कि ये सच कह रहे हैं, मैंने इन पर झूठे आरोप लगाए थे, ये बच्चा इनका है ही नहीं। फिर उसने आगे बताया कि वो एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। वो एक छोटे से कमरे में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। माँ बाप का एक दिन एक्सीडेंट हो गया और मैं अकेली पड़ गई थी, जिस वजह से घर मालिक ने किराया माफ़ कर रखा था। मैंने सोचा कि किसी के भी घर काम करके अपना पेट भरूंगी, लेकिन एक दिन उसी घर मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती की और दूसरे दिन मैं वहाँ से भाग निकली। 2 दिन रास्ते पर भीख मांगी। कुछ लोगों में तो राक्षसी भावना दिखने के कारण मुझे लड़की होने पर ही गुस्सा आने लगा। मेरी और माँ की मुलाकात कैसे हुई ये तो आपको माँ जी ने बता ही दिया है। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मुझे आप जैसे अच्छे लोग मिल गए। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरे मुंह से तुरंत आपका नाम निकल गया, और शायद माँ जी को अगर ये बात पता नहीं चलती तो ये बच्चा इस दुनिया में आता ही नहीं। उसके बाद मुझे पता चला कि आपके बड़े भाई की शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन कोई बच्चा नहीं। इसलिए मैंने शादी के बाद ये कहा कि ये बच्चा आपके बड़े भाई को दे देना, वही उसे एक पिता का प्यार दे सकते हैं। इसके आगे अब आप लोग ही तय करें कि मुझे क्या सजा देनी है। सच जानने के बाद मैंने माँ से कहा कि अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं निर्दोष हूँ। तब माँ कहने लगी कि तुम निर्दोष हो, ये सच है, लेकिन इन सब में तुम्हारी पत्नी की कोई गलती है ऐसा मुझे नहीं लगता।
क्योंकि उसके साथ जिस आदमी ने जबरदस्ती की, असली गुनहगार तो वो है। सच में रोली, तुम बहुत बड़े दिल की हो, वरना कोई अपना बच्चा ऐसे नहीं दे देता। और मैं उस बात के लिए जीवन भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। और माँ मुझसे कहने लगी कि तुम किस्मत वाले हो जो कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली। बीती बातों को भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। माँ की कही हुई बातों पर मैंने गौर किया और सोचा कि किस्मत ने उसके साथ गलत किया है, पर मैं अब उसे अपने प्यार से भुलाने में मदद करूंगा। और मेरा लिया हुआ फैसला सही साबित हुआ। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, हमें 2 बच्चे हैं और हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।